पहुंचने वाले। और इसी बीच एक बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट को बम चढ़ाने की धमकी देने वाले नाबालिग से पूछताछ हो रही है। धमकी देने वाला नाबालिग राजनांदगांव का रहने वाला है। नाबालिग के मोबाइल से भी कई सबूत मिले हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर राजनांदगांव से बड़ी जानकारी। एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले नाबालिग से पूछताछ हो रही है। धमकी देने वाला नाबालिग राजनांदगांव का रहने वाला है और नाबालिग के मोबाइल से कई सबूत भी मिले हैं। मुंबई पुलिस की टीम राजनांदगांव पहुंची थी। राजनांदगांव पुलिस के सहयोग से मुंबई पुलिस जांच कर रही है। नाबालिग को लेकर जांच करने वाली टीम मुंबई रवाना हो गई है। और आप ये देखिए कि कल ही ये खबर मिली थी, चूंकि जो फ्लाइट है वो न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने ही वाली थी और इस बीच सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी मिली थी फ्लाइट में बम होने की। और उसके बाद तुरंत फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया और दिल्ली के एयरपोर्ट में उतारा गया है, जहां पर पूरी जांच की गई। सभी यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और आप ये देखिए कि इस दौरान कई यात्रियों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। हालांकि काफी घंटों तक यहां पर जांच हुई है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता राकेश यादव जुड़ गए। राकेश, वाकई में हैरान करने वाली बात है कि जो न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट उड़ान भरी थी कल, उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी मिली थी कि फ्लाइट में बम हो सकता है और उसके बाद से कनेक्शन राजनांदगांव सामने आ रहा है। जी रेनू, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो फ्लाइट है वो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी। इसे बम होने की धमकी के बाद इसे दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया था। और जब पुलिस या कहें मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच करती है, तब राजनांदगांव का आईडी सामने आता है। तो मुंबई पुलिस यहां पहुंचती है और राजनांदगांव पुलिस कोतवाली पुलिस के सहयोग से पूरे मामले की जांच करती है। तब पता चलता है कि राजनांदगांव का जो नाबालिग है उसके द्वारा ये हरकत की गई है। और आपको अहम चीज बताना चाहूंगा कि ये जो नाबालिग है ऐसे कई मामले कर चुका है कि लोगों का जो सोशल आईडी हैक करके उसमें वीडियो डालना, गलत जानकारी देना, गलत खबर फैलाना, ऐसे कई मामले उसके खिलाफ कोतवाली पुलिस में कोतवाली थाने में दर्ज है। नाबालिग होने के कारण उसको फायदा मिलता है, जिसके कारण वो लगातार उसकी जो हरकतें हैं या कहें शरारतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस बार जो उसने हरकत की है वो उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे मामले में मुंबई पुलिस यहाँ आई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद जो नाबालिग है उसे अपने साथ ले गई है। और साथ में अहम चीज बताना चाहूंगा कि अन्य जो 3 और युवक हैं उन्हें भी मुंबई पुलिस अपने साथ ले गई है पूछताछ करने के लिए। और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरे मामले में और इनके कहां से तार जुड़े हुए हैं, कि सिर्फ शरारत था कि इनके तार और किसी संगठन या और अन्य चीज से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। और उसके बाद से अब देखिए नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है, उसे पूछताछ की जा रही है और जो मुंबई पुलिस है उसे लेकर पहुंची है। आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर में 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पानी में पहले तो नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया और जब छात्रा बेहोश हो गई उसके बाद इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको ये भी बता दें कि सहेलियों के साथ रावण दहन देखने के लिए छात्रा गई हुई थी और दुष्कर्म के बाद जो आरोपी है उन्होंने हत्या करने की कोशिश की है। छात्रा को मरा हुआ समझकर उन्होंने झाड़ियों में फेंक दिया और छोड़कर आरोपी भाग गए। परिजनों ने एक परिचित छात्र पर, जो कि छात्रा के साथ पढ़ता था, उस पर यह आरोप लगाया है, इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीड़िता भर्ती है। पीड़िता मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में इलाज करवा रही है। उसके संबंध में वहाँ पर जो पुलिस चौकी है उसको सूचना प्राप्त हुई और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस बात से अवगत कराया गया है। थाना प्रभारी मणिपुर को वहाँ मेडिकल कॉलेज में पहुँच करके जो स्थिति है उसका जायजा लेकर के उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो भी वहाँ पे जिस तरीके के जांच में और बयान में बातें सामने आएंगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, आरोपियों की पहचान हो चुकी है, क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? देखिए, आरोपियों की पहचान हो चुकी है और चूंकि ये सूरजपुर जिले का मामला है तो यहाँ पर जैसे जैसे उस छात्रा को होश आया है वैसे वैसे वो जो उसके बयान के आधार पर ये पता चला है कि 5 जो आरोपी हैं उसके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए हैं। और इसके साथ ही मणिपुर थाना में इसको जो FIR है वो 0 में कायम कर लिया गया है। और इसके साथ ही उस आरोपियों की पतासाजी अभी पुलिस कर रही है। फिलहाल अभी आरोपी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जिस तरह से उस
12वीं की छात्रा के साथ घिनौनी हरकत को उसी के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने अंजाम दिया है और उसको इतनी बेरहमी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और इसके साथ ही उसको मारपीट की गई, उसके साथ उसको मरा हुआ समझकर उसको वहां छोड़कर भाग गए। और ऐसे जैसे ही परिजन उसको ढूंढने निकले तो बेहोशी की हालत में वो जो छात्रा थी वहां पर मिली और इसके साथ ही वहां के सूरजपुर जिले के अस्पताल में उसके प्राथमिक इलाज के बाद वहां के डॉक्टरों ने छात्रा को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है और यहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालांकि जैसे ही होश में आते ही पूरे घटना की जानकारी वो अपने परिजनों को दी है। इसके बाद से ही जो पुलिस जो है पहुंची है और इसके बाद जो है उन आरोपियों को पकड़ने की अभी कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक वो आरोपी हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब देखना होगा कि कब तक आरोपी की गिरफ्तारी होगी। हालांकि अभी जो छात्रा है वो अभी सदमे से बाहर निकली नहीं है और सिर में चोट की वजह से तमाम जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है और इसके साथ ही जो छात्रा है वो होश में आने के बाद जो है पूरी घटना को धीरे धीरे बता रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। और इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम वाकई में बहुत हैरान करने वाला है। साथ ही ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। आगे खबर है सूरजपुर से, जहां डबल मर्डर के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तनाव को कम करने के लिए कलेक्टर और आईजी ने शांति समिति की बैठक ली है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद सूरजपुर में भारी बवाल हुआ। लोगों ने संदिग्ध आरोपी का घर जला दिया। गुस्साए लोग संदिग्ध की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और इसी दौरान एसडीएम से भी लोगों की झड़प हो गई थी। बड़ी जानकारी सूरजपुर से है। डबल मर्डर के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। और संवाददाता वरुण राय जुड़ गए हैं। वरुण, ये पूरा मामला बताइए, जहां पर हत्या के बाद सूरजपुर में भारी बवाल हुआ था। जी देखिए, पहले प्रधान आरक्षक के घर में रविवार की रात को अज्ञात के द्वारा उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी जाती है और उसे सूरजपुर से 7 किलोमीटर दूर उनके शव को फेंक दिया जाता है, जहां कल लाश मिलने के बाद से ही पूरे इलाके में ही तनाव का माहौल था। लोग सड़कों पर उतर आए। नाराजगी इस कदर थी कि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां एसडीएम को भी भागना पड़ गया लोगों की नाराजगी के सामने। और दिन भर जो तनाव के हालात थे, ऐसे में देर शाम सूरजपुर कलेक्टर और आईजी सरगुजा जो है उन्होंने मोर्चा संभाला और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए भारी संख्या में सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों से पुलिस बल मंगाए गए और उसके बाद छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस छावनी में किसी तरह से भीड़ को सड़कों से तो हटा दिया गया, लेकिन लोगों का नाराजगी, जिस तरह से हत्या हुई है संदेही की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो लोगों की नाराजगी अब भी बरकरार है। क्योंकि आज जो है प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की गमगीन माहौल में आज उनके मनेंद्रगढ़ जो जिला है वहां उनके गिरिग्राम में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उसके बाद भी अगर कोई स्थिति अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए लगातार शांति समिति की बैठक करके कलेक्टर और लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बना रखे, जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी और जिसके लिए पुलिस के द्वारा भी अलग अलग टीमें बनाई गई है और लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और बड़ी कार्रवाई नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वरुण तमाम जानकारी के लिए। तो जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। और अब सूरजपुर में डबल मर्डर से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। संदिग्ध कुलदीप साहू के घर को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। आदतन अपराधी कुलदीप साहू पर हत्या का शक है। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा हुआ है। पुलिस आरक्षक की पत्नी और 11 साल की बेटी की हत्या से यहां सनसनी फैल गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी का उनके गृह ग्राम में मनेंद्रगढ़ से जनाजा उठा। पुलिस अधीक्षक भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जनाजे में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। तस्वीरें आप देखिए, गृह ग्राम में मनेंद्रगढ़ से जनाजा उठा है और इस दौरान पूरा माहौल गमगीन रहा। सूरजपुर में दोनों की हत्या हुई थी और इसके बाद से ये पूरा भारी बवाल भी देखने को मिला है और काफी हंगामे के आसार बने थे। जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंतिम यात्रा में आप देखिए एसपी भी शामिल हुए और ये काफी दुखद घड़ी जब प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी का उनके गृह ग्राम मनेंद्रगढ़ से जनाजा उठा और पुलिस अधीक्षक भी इस दौरान अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बड़ी संख्या में पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा। बिलासपुर में कब्रिस्तान की जमीन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर जांच के बाद जमीन का नामांतरण रद्द कर दिया गया। ये जमीन ट्रस्ट को लौटा दी गई। कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहित राम किरकिट्टा ने अपने बेटे के नाम फर्जी रजिस्ट्री करवाई थी।
कुदुदंड के कब्रिस्तान की 1 एकड़ जमीन का ये मामला है। 99.22 लाख में इस जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई थी। 2022 में इसका नामांतरण हुआ था। शिकायत के बाद कलेक्टर ने मामले में जांच के निर्देश दे दिए थे। तो बिलासपुर में कब्रिस्तान की जमीन घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां जांच के बाद जमीन का नामांतरण रद्द कर दिया गया और ये जमीन ट्रस्ट को लौटा दी गई है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने अपने बेटे के नाम फर्जी रजिस्ट्री करवाई थी। कुदुदंड के कब्रिस्तान की 1 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला था। 99.22 लाख में इस जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई थी। और संवाददाता उमेश मौर्य लाइव जुड़ गए। उमेश, कब्रिस्तान के जमीन घोटाले में एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जो नामांतरण था उसे रद्द कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, चर्च ऑफ क्राइस्ट की ये भूमि थी और कब्रिस्तान के लिए, ईसाइयों के लिए ये भूमि आरक्षित की गई थी और इस भूमि को सांठगांठ करके समितियों के साथ जो तत्कालीन विधायक थे तापाली तानाखार के मोहित राम केरकेट्टा, उनके पुत्र शंकर राम केरकेट्टा के नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई थी, जिसकी शिकायत हुई थी। इस शिकायत के बाद कलेक्टर अवनीश सरण ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश एसडीएम पीयूष तिवारी को दिया था, जिसके बाद जांच में यह निकल कर सामने आया कि यह पूरी तरीके से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है और नामांतरण कराया गया है। जांच के बाद इस पूरे रजिस्ट्री को शून्य कर दिया गया है। इसके साथ ही चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन ऑफ इन इंडिया के नाम पर इस भूमि को वापस से हस्तांतरित कर दिया है। कुल मिलाकर कहें तो जिस तरीके से सरकारी जमीनों पर और अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करके रजिस्ट्री करने का जो गोरख धंधा चल रहा था, उस पर लगातार बिलासपुर की जिला प्रशासन की नजर है और इसी कड़ी पर जो है एक शिकायत मिली थी, जिसकी शिकायत के बाद जांच करने के बाद मोहित केरकेट्टा के पुत्र जो शंकर केरकेट्टा है, उनके नाम पर यह रजिस्ट्री की गई थी सरकारी जमीन कब्रिस्तान की जमीन को, उसको वापस से चर्च ऑफ क्राइस्ट के नाम पर वापस कर दिया है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल उमेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आगे अब इस पर एक्शन लिया जाना है। हालांकि जो नामांतरण था उसको रद्द कर दिया गया है। एमपी छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। यहां से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल सांसद बने हैं और इसलिए ये सीट खाली हुई है। और इस सीट के खाली होने के बाद रायपुर में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश की 2 सीटें शामिल हैं, जिसमें विजयपुर सीट है और साथ ही साथ बुधनी सीट है। ये दोनों ही सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती हैं और रायपुर की जो रायपुर दक्षिण सीट है, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। और अब यहाँ से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल सांसद बने हैं और इस वजह से ये सीट खाली हुई है। और ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक साख का सवाल भी रहने वाली है। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तीनों सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। जल्द ही जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर भी चर्चा हो रही है, फाइनल हो सकते हैं नाम। और अब जल्द ही यहां पर तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। उपचुनाव की जो तारीखों का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए और इस वजह से सीट खाली हुई है। वहीं दूसरी तरफ बुधनी सीट में शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब केंद्र में कमान संभाल रहे हैं, इस वजह से ये सीट खाली हुई है। और ये दोनों ही सीटों पर बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है। तो वहीं रायपुर दक्षिण की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते वाली सीट मानी जाती है। और इस तरीके से रायपुर, छत्तीसगढ़, साथ ही मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और जल्द ही इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करने वाला है। और संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, रायपुर दक्षिण सीट, इसके बारे में भी बताइए। ब्रजमोहन जो सांसद बन चुके हैं, इसके बाद से ये सीट खाली हुई है। ब्रजमोहन अग्रवाल का अच्छा खासा प्रभाव सीट में रहा है। आप बताइएगा कि कौन कौन से वो संभावित चेहरे हो सकते हैं जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दांव लगा सकती है।
जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हुई थी बृजमोहन अग्रवाल की। उसके बाद वो शिक्षा मंत्री बने थे। इसके बाद उन्हें संसदीय लड़ाया गया, रायपुर लोकसभा से बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद से ये सीट जो है वो रिक्त है। रायपुर दक्षिण सीट को लेकर अब उपचुनाव होने वाला है। संभवतः आज जो झारखंड और महाराष्ट्र के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग तिथि की घोषणा करने वाली है, इसके साथ ही रायपुर के दक्षिण सीट के लिए भी उपचुनाव की घोषणा संभावित है। ऐसे में कई नाम चर्चा में आ रहे हैं, क्योंकि ये सीट हाई प्रोफाइल सीट है। लंबे समय से ये सीट जो है भाजपा के पाले में रही है और हर बार जब भी चुनाव हुए हैं एक के बाद एक बड़ी जीत यहां से दर्ज होती रही है। जनता का भी समर्थन मिला है। ऐसे में भाजपा के लिए किसी भी तरीके से चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि दर्जन भर से अधिक दावेदार इस सीट से है। पूर्व सांसद सुनील सोनी जैसे नाम है, इसके साथ ही केदार गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है, संजय श्रीवास्तव का भी नाम सामने आ रहा है, नंदन जैन के नाम की भी बात कही जा रही। इसके साथ ही कई अन्य नाम हैं। तो ऐसे में भाजपा के लिए एक चैलेंज है। नाम पर लगातार मंथन चल रहा है और तिथि की घोषणा होने के साथ ही जल्द ही भाजपा भी फैसला ले सकती है कि किसे चुनाव लड़ाया जाना है। संभावित है कि नया चेहरा आए, ऐसा चेहरा जो साफ छवि, बेदाग छवि का हो और जनाधार बड़ा हो, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता यहां से लड़े हैं, उनके समकक्ष यहां पर जो है वो प्रत्याशी देखा जा रहा है और उनका फैसला भी रहेगा। उनसे भी राय मशवरा किया जाएगा, क्योंकि 7 बार से ज्यादा वो यहां से चुनाव जीते हैं। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पार्टियों के बीच जुबानी लड़ाई भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने महाराष्ट्र और झारखंड जीतने का दावा किया। उन्होंने झारखंड में सरकार बनने पर एनआरसी लागू करने की बात कही है। अगाड़ी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जनता विकास और विनाश में भारतीय जनता पार्टी लेड, एनडीए लेड विकास को चुनेगी। झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसको रोकेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। हम आश्वस्त हैं कि जैसे हरियाणा ने हमें चुना है, ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार ही चुनेगा। कोंडागांव से खबर है, जहां जर्जर सड़क से लोग परेशान थे। शहर से लगे खुट डोबरा गांव तक की सड़क बदहाल थी। उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क के कारण लोग परेशान थे। सड़क बनाने के लिए लोगों ने कई बार प्रशासन से विनती की, लेकिन प्रशासन ने उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार गांव वालों ने खुद ही सड़क बना ली। गांव वालों की हिम्मत और इच्छा शक्ति का आसपास के गांवों में काफी चर्चा हो रही है। और संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, सड़क जर्जर हालत है, कई बार हादसे भी होने का डर बना रहता है। जी हाँ, देखिए ये सबसे बड़ी विडंबना है कि ये शहर से जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर खूब डोबरा गांव है, जहाँ पे बारिश में तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पर चलना मुश्किल है और सड़क पूरी जर्जर हो चुकी है। मिट्टी वाली सड़क है, वहाँ पर मुरम डाल के काम चलाया जाता है। तो इसको लेकर अब ग्रामीण काफी परेशान थे। लगातार कई बार सड़क बनाने की मांग कर रहे थे, पर प्रशासन इसको अनदेखी कर रहा था। तो आखिर में ग्रामीणों ने अपने आना जाने के लिए रास्ता खुद ही बनाने का निर्णय लिया और खुद मेहनत करके पूरी सड़क के जो गड्ढे थे उसको पाट लिए। हालांकि गलत जिस तरीके से सड़क बनी है वो काम चलाऊ है और उस सड़क पर कभी भी आना जाना लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं जो मिट्टी बारिश के बाद सूख गई है, वो उबड़ खाबड़ हो गए। तो उससे टकराकर अक्सर बाइक वाले गिरते हैं, घायल होते हैं और कहीं न कहीं गंभीर चोट लगता है। पर प्रशासन ग्रामीणों की मांग को अनसुनी कर रहा है और ये एक विकास के नाम पर एक धब्बा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विवेक। खबर कोरबा से, जहां करंट से 2 युवकों की मौत हो गई। बाइक सवार युवक जमीन पर बिछाए जीआई तार के संपर्क में आ गए। ये बिजली के तार जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए थे। बालको नगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में यह हादसा हुआ है, जहां पर आप देखिए कि जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है और जंगली जानवरों के शिकार के लिए जीआई के ये तार बिछाए गए थे, जिनमें करंट दौड़ता है और 2 युवक इसकी चपेट में आ गए हैं। दोनों युवक चपेट में आए और मौत हो गई। करंट की चपेट में आने से अब पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। बिलासपुर में युवक पर जानलेवा हमला।
सिगरेट पीने से मना करने पर मारपीट की गई। दुर्गा विसर्जन के दौरान हुआ था विवाद। युवक गंभीर घायल हुआ है, सिम्स में भर्ती किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई गई है। खबर बिलासपुर से है, जहां युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। सिगरेट पीने से मना करने पर मारपीट की गई है। झांकी देखने आया था और रुक्मणी कॉम्प्लेक्स के गेट के पास बैठा था। एक लड़का आया, सिगरेट पी रहा था, फिर बगल वाला उसको मना किया कि हाँ सिगरेट मत पी बोल के। उसके बाद उन लोग का थोड़ा बहस हुआ बाती बात में। उसके बाद वो इतने सारे लड़के लेके आ गए, जिसको पास जिसको मारना चालू कर दिए। और मैं भी वहाँ बैठा था, मेरे भी आया, मारा, मारना चालू किया। और एक जो बीच में लड़का है वो अचानक एक चाकू निकाला, और जबकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ भैया, यहाँ का नहीं हूँ। उसके बाद फिर चाकू घुसा के भगने लगे। पुलिस वाला आया, फिर छोड़ छाड़ के भगे। बाद में फिर मैं देखा मेरे चाकू लगा है बोल के। तो आपको बंद करके मारे थे? जी, शटर बंद करके मार रहे थे। कहाँ पर मारे थे? वही रुक्मणी कॉम्प्लेक्स के अंदर में। बिलासपुर में प्लॉट बेचने के नाम पर 30 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज हुई है। किश्तों में प्लॉट देने के नाम पर 10 लोगों से ठगी का आरोप है। डिजायर ताज वेकेशन कंपनी ने प्लॉट का झांसा देकर लोगों से ठगी की। कंपनी की डायरेक्टर समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर प्लॉट बेचने के नाम पर 30 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज की गई है। और अब रायपुर से खबर है, जहां खंभे पर चढ़कर काम कर रहा लाइनमैन करंट लगने से नीचे गिर गया। हादसे में लाइनमैन की मौत हो गई। बिना सूचना के लाइन को चालू करने से यह हादसा हुआ है। मरम्मत कार्य के दौरान सहायक अभियंता की अनुमति के बगैर लाइन को चालू नहीं किया गया। परिजनों ने सहायक अभियंता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। टिकरापारा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी रायपुर से है, जहां खंभे पर चढ़कर काम कर रहा लाइनमैन करंट लगने से नीचे गिर गया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। रायपुर दक्षिण और एमपी की 2 सीट पर उपचुनाव